नमस्कार बंधुओं। उत्कर्ष की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय में हम हिंदी शब्द, हिंदी भाषा इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके थे। हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसका काल क्या था, इसका क्रम क्या था, ये सारी चर्चाएं हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। हर चीज को बड़े विस्तार से और कारण सहित समझना है। अगर किसी चीज के होने का कारण है वो हमें पता होना चाहिए। किसी के कुछ भी जो घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और याद रखना जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो कारण सहित पढ़ना है। ऐसे नहीं किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नहीं, आपको कारण भी उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि किताबों की भरमार है मार्केट में, अधिकतर कॉपी पेस्ट कर देते हैं और पूर्ण प्रमाणिक नहीं है। तो इसलिए आपको प्रमाणिकता का विषय ध्यान रखना है। परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम तो कुछ करते हैं और एग्जामिनर कुछ अलग मान लेता है। अब अलग मानने का कारण है कि उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं होता, तो सब कुछ प्रमाण के सहित पढ़ना है। हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सब प्रमाण पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और किताबों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। बड़े सटीक और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। विशेष ध्यान रखना, सफलता उसी को मिलती है जो कम लेकिन व्यवस्थित पढ़ता है। घोड़े की तरह तेज दौड़ो, गधे की तरह नहीं। कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर आप गधा बन के काम करोगे तो लोग आपको दबाएंगे, घोड़ा बन के काम करोगे तो आपको सलामी मिलेगी। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप व्यवस्थित और रणनीति से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और अगर आप रट के पढ़ोगे या बहुत सारी किताबों का बोझ ला के बहुत सारी किताबों को पढ़ोगे तो आप उलझ जाओगे। उलझना नहीं है, आपको सटीक और महत्वपूर्ण पढ़ना है। 50 तरह की किताब लाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पुस्तक ले आओ, हम जो पढ़ाएं उनको अच्छे से पढ़ लो, इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बड़े ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है, और आपको भी थोड़े बाद समय में ये पता भी लग जाएगा कि उत्कर्ष सिर्फ प्रमाणीकरण और विश्वास पर चलता है। इस उत्कर्ष जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसका मुख्य कारण है आप जैसे भाइयों बहनों का विश्वास, और इस विश्वास पर उत्कर्ष खरा भी उतरा है, और खरा उतरा है इसी वजह से आज इतनी ऊंचाइयों पर है। तो बस आपका प्यार और सम्मान जो उत्कर्ष के प्रति है वो बना रहे, और हम भी ये वादा करते हैं कि आपके विश्वास को हमेशा बना के रखेंगे। निर्मल सर सिर्फ इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो जो आपने विश्वास बनाया है उत्कर्ष पर उसको बना के रखें, और बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, और आप भी कहोगे कि क्या मस्त पढ़ाई होती है उत्कर्ष में। ये चीज आपको जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। तो देखिए, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, अंत में वो बात कर रहे थे संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका था। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो अंतर होता है इसको बड़े ध्यान से समझना है। एक बहुत ही, देखो मैं जो भी उदाहरण लूंगा उसको जोड़ के पढ़ाऊंगा जिससे वो आपको स्थायी याद हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, सबसे पहले हम एक बात करते हैं यहां। देखो, एक तो होता है गांव, एक होती है तहसील, एक होता है जिला, एक होता है राज्य, और एक होता है देश। इसको जोड़ के लेके चलना आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने आपसे कहा एक तो होता है गांव, एक होती है तहसील, एक होता है जिला, एक होता है राज्य और देश। इसी प्रकार एक तो क्या होता है, इसी प्रकार मैंने कहा एक तो क्या होती है बोली, एक तो क्या होती है बोली,
एक क्या होती है उपभाषा, एक क्या होती है भाषा, एक इसके बाद में राजभाषा और राष्ट्रभाषा। समझ में आया क्या? एक तो क्या है बोली, उपभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। जैसे हमने ये किया वैसे ही इसका किया। तो ये तो क्या है गांव, गांव में क्या बोली जाती है बोली, गांव में क्या बोली जाती है बोली। और तहसील स्तर पर क्या बोली जाती है उपभाषा। अर्थात हम इसका क्षेत्र बड़ा कर देते, गांव का क्षेत्र छोटा होता है, बोली का क्षेत्र भी छोटा होता है। उपभाषा का क्षेत्र मतलब तहसील का क्षेत्र गांव से बड़ा होता है, उपभाषा का क्षेत्र भी बोली से बड़ा होता है। ये क्या है जिला, तो ये क्या है यहां पर, ये क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे भाषा। अब इसके बाद में राज्य का क्षेत्र जिले से बड़ा होता है, तो भाषा के बाद में राजभाषा का क्षेत्र भी बड़ा होता है। और सबसे बड़ा जिसमें सब समाहित है वो देश है, और जिसमें सब समाहित हो जाए वो राष्ट्रभाषा है। तो यहां पर इनको क्रम से पढ़ना है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये किसके साथ है इसके, और ये हो गया इसके साथ। अर्थात इसको कैसे समझोगे, सबसे छोटा क्षेत्र होता है बोली का, बोली से बढ़ जाए क्षेत्र, अगर क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाए अर्थात किसी गांव से तहसील स्तर पर कोई भाषा प्रयोग की जा रही है वो उपभाषा है, और अगर वो जिले स्तर पर प्रयोग की जा रही है वो वहां की भाषा है, और राज्य विशेष में प्रयोग की जा रही है राजभाषा है, और संपूर्ण देश में प्रयोग की जाने वाली राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन याद रखना हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, क्योंकि ये संपूर्ण भारत में नहीं बोली जाती। भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने के कारण यह क्या कहलाती है, ये राजभाषा कहलाती है। अगर संपूर्ण भारत में बोली जाती तो इसको क्या कहते, राष्ट्रभाषा। लेकिन ये कहां बोली जाती है, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें ये बोली जाती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको इसका नोट भी कराऊंगा, इसको नोट लगवा के लिखवाऊंगा कि कौन कौन से राज्य और किस में ये हिंदी भाषा बोली जाती है। इस पर भी बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था पिछली कक्षा में कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है, और 343(1) में हिंदी की राजभाषा, इसमें क्या कहा है, संविधान में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है,
22 भाषाओं का। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। लेकिन शुरुआत में जो 8वीं अनुसूची में भाषा थी वो 14 भाषा थी। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14। तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है या 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, यह बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। सम्मिलित किया गया था। अब जो 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था 8वीं अनुसूची में, वो कौन कौन सी थी? अब देखो एक बात का ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो भाषाएं हैं वो 24 भाषाएं हैं। जो बोलियां हैं वो 650 के लगभग बोलियां हैं। इसकी चर्चा अभी बड़े विस्तार से आगे करेंगे। जो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया वो 14 भाषाएं कौन सी थी, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, उसमें कौन कौन सी 14 भाषाएं थी, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले समझिए, असमिया, उर्दू। सबसे पहली कौन सी है? असमिया। दूसरी कौन सी है? उर्दू। सबसे पहली भाषा कौन सी हुई? असमिया। दूसरी कौन सी है? उर्दू। तीसरी कौन सी है? कन्नड़। असमिया, उर्दू, कन्नड़। अब इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने कहा यहां पर उड़िया। असमिया, उर्दू, कन्नड़, उड़िया। अब कहीं में इसका क्रम बदल दिया गया है, कहीं ऐसे मत सोच लेना कि सबसे पहले असमिया आई उसके बाद में उड़िया आई, ऐसा नहीं है। जो 14 भाषाएं थी वो कुल में थी, तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई क्रम फिक्स है। इनके 14 के बाद में क्रम निश्चित हो जाता है। तो इनको तो हम ऐसे लिखेंगे, असमिया, उर्दू, कन्नड़, उड़िया। अब इसके बाद में जो 5वीं भाषा है वो है कश्मीरी। छठी भाषा हो जाती है गुजराती। 7वीं भाषा होती है तेलुगु। कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु। इसके अलावा कौन सी है? तमिल। तेलुगु, तमिल। 9वीं भाषा है, 9वीं भाषा कौन सी है? ध्यान से समझना, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, मराठी। 11वीं भाषा कौन सी है? मराठी। पंजाबी, बांग्ला, मराठी कौन सी हो गई? 12वीं। इसके अलावा मलयालम। 13वीं भाषा होती है वो कौन सी है? संस्कृत। 13वीं कौन सी है? संस्कृत। और 14वीं भाषा कौन सी थी? कौन सी है? हिंदी। प्रारंभिक समय में, अर्थात जब शुरुआत में भाषाएं थी वो कितनी थी 8वीं अनुसूची में? 14। और 14वीं कौन सी है? हिंदी। तो पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में कहा गया है कि हिंदी में जो प्रारंभिक समय में जो लिपि थी
अर्थात लिपि तो देवनागरी है, लेकिन जो अनुसूची कौन सी थी, 8 अनुसूचियां थी। 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को स्थान दिया गया, वो कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था, 14 भाषाओं को। 14 भाषाओं में असमिया, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी को स्थान दिया गया था। अब इसके बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए और संविधान संशोधन के अनुसार और भी भाषाएं जोड़ी गईं। संविधान संशोधनों के अनुसार और भी भाषाएं जोड़ी गई। जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, 15वीं सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अब एक तो नेपाली 16वीं, 17वीं कोंकणी और 18वीं मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। और वो 4 भाषाएं कौन सी थी, बोडो, डोगरी, इसके बाद में संथाली और मैथिली। तो इसको एक क्रम से याद करेंगे। एक भी भाषा ऐसी नहीं होगी जिसको आप भूल पाओगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वो अंतिम 4 भाषाएं हैं, उनको बड़ी ट्रिक से याद करेंगे। उसका एक ट्रिक होता है बोडो मास। आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। मच्छर बहुत होते हैं। गर्मियों में तो मच्छर मर जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत होते हैं। अब सर्दियों में मच्छर होते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हो, बोडो मास का। किसका, बोडो मास। एक मैथ का सूत्र भी लगाते हो, नहीं लगाते आप, बोडो मास। और एक आता है क्या, बोडो मास नाम का एक ट्यूब भी आता है जो मच्छरों से बचाने के काम करता है। और आपके उत्तर प्रदेश में तो मच्छर वैसे ही बहुत होते हैं, क्योंकि जहां तराई क्षेत्र होता है, जहां पर पानी अधिक होता है, वहां मच्छर ज्यादा होते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना कि मच्छरों से बचने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, बोडो मास। तो जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, बोडो, डो का मतलब क्या होता है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं अंत में जोड़ी गई थी। किसके द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इसको भी आप बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ सकता है और आपके सिलेबस में भाषा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था, 14 भाषाओं को। इसके बाद तो यहां तक तो आपको पता लग गया 14 भाषाओं का। इसके बाद में एक जो अगला संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ी गई वो कौन सी भाषा थी, 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967। 21वें संविधान संशोधन के 1967 के द्वारा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। और सिंधी किसके द्वारा जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन। अब इसका क्रम ध्यान रखना है, 15वीं सिंधी होगी। अब इसके बाद में 21वें संविधान संशोधन के बाद अगला संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 के द्वारा
16वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी। 16वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली। सॉरी, कोंकणी 17वीं थी, नेपाली। हालांकि ऐसे लिख सकते हो ये एक साथ चारों जोड़ी गई हैं, ऐसे मत घबरा जाना कोंकणी पहले आ जाए नेपाली बाद में आ जाए, ऐसा नहीं है, चारों को एक साथ में जोड़ा गया था, तो इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो नेपाली 16वीं भाषा थी। 17वीं भाषा कौन सी थी? कोंकणी। 17वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी जोड़ी गई थी। 18वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? मणिपुरी। तो ये तीनों भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब इसके बाद 92वें संविधान संशोधन, इसके बाद 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, और 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषा। चारों का मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। जो 19वीं भाषा थी वो कौन सी थी? बोडो। 19वीं भाषा थी वो कौन सी थी? बोडो। 20वीं जो भाषा थी वो कौन सी थी? मैथिली। इसको क्रम से याद रख लेना, इसलिए मैं डोगरी लिख रहा हूं। क्रम इनका ऐसा नहीं है कि पहले बोडो आई फिर डोगरी आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों एक साथ जोड़ी तो आप बोडो को पहले लिख सकते हो या डोगरी को पहले लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 19वीं तो बोडो थी, इसके बाद में 20वीं कौन सी थी? डोगरी, बोडो। 21वीं कौन सी थी? मैथिली, बोडोमास। और 22वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? संथाली। कौन सी जोड़ी गई? संथाली। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 344(1) के अनुसार जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो कितनी थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इसके बाद में संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई, 15वीं हिंदी। 71वें संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन कौन सा है? 71वां। सन 1992 के द्वारा 16वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? नेपाली। 17वीं भाषा कोंकणी। 18वीं भाषा मणिपुरी। 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। उनमें एक सूत्र मैंने आपको बता दिया, बोडोमास। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। हालांकि देखो, मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक पूरा होते ही उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम इसके साथ के साथ टॉपिक वाइज हल करेंगे। जैसे ही आपके टॉपिक पूरा होगा उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ते हो अगर उसके प्रश्न आप हल कर रहे हो और अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है फिर आप उसको हल करोगे तो आपको गलत होने पे आप उसको दोबारा से पढ़ोगे और वो मजबूत होगा, जिससे परीक्षा में वो दोहराव नहीं होगा, परीक्षा में वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। मजा आ जाएगा आपको हिंदी पढ़ने का। आप खुद कहोगे कि इतना मस्त तरीका भी होता है क्या हिंदी पढ़ने का। और मैं तो हिंदी नहीं हर भाषा के लिए आपसे कह रहा हूं
आप जो कुछ भी पढ़ो उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जरूर करो। जो गलती हो उसको दोबारा से पढ़ो कि इसमें गलती हुई, क्या कौन सा पोर्शन कमजोर रह गया जिसको हम दोबारा से मजबूत कर सके। क्योंकि देखो, एक बार जो गलती हो जाती है वो दोबारा रिपीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप रास्ते में जा रहे हो, घर से आप विद्यालय गए, मंदिर गए, कहीं भी गए, रास्ते में कोई ब्रेकर आया या कोई पत्थर आपको मिला, पत्थर से आप टकरा गए, उस पत्थर से आप टकरा के गिर गए तो आपको पता लग गया कि यहां ब्रेकर था या यहां पत्थर था जिससे मैं गिरा। फिर वो दोबारा गलती नहीं करते और आपको ध्यान रहता है कि मैं पहले यहां गिरा था, अर्थात मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था, वो दोबारा गलत नहीं होता। मान लो आपने किसी परीक्षा में कोई प्रश्न हल किया और वो प्रश्न आपका गलत हो गया, वही प्रश्न परीक्षा में कभी दोबारा से रिपीट होकर आए तो वो आपसे गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये प्रश्न गलत होने का ये कारण था। और मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका अलग ही तरीका होगा, मैं कुछ भी रटाऊंगा नहीं, यही इस बोर्ड पे समझाऊंगा जिससे वो आपको स्थायी याद हो जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो रटने की नहीं, समझने की होती हैं, तो वो सब बातें बड़े विस्तार से करेंगे। जैसे कि मैं पिछली कक्षा में आपको वो कई बातें पहले बता चुका हूं, पहली क्लास में जो आपको डिस्कस किया था सिलेबस से संबंधित, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये तो बात कर ली हमने 8वीं अनुसूची में जो प्रारंभ जो भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 21वें, 71वें, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 22। तो वर्तमान समय में देखो, प्रश्न को देखो, समझना प्रश्न कैसे घुमा दिया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी, पंजाबी, आपसे ऐसे पूछेगा, सिंधी, पंजाबी, गुजराती या नेपाली, ऐसे पूछेगा। या फिर कैसे पूछ रहेगा? 72वें संविधान 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? विकल्प में दे दिया नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी या सिंधी। तो उत्तर क्या होगा? सिंधी, क्योंकि सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना। अब देखो, और ऐसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में कुल भाषाएं कितनी हैं, या वर्तमान समय में 12वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा दे, कुछ भी करे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे वो आप पहले ही पढ़ लोगे। क्योंकि एग्जामिनर कोई भगवान तो होता नहीं, आप और हम में से ही कोई होता है। अब हम आप में से ही कोई है, इसका मतलब इतना दिमाग हम भी रखते हैं कि कहां से प्रश्न कैसे उठा सकता है। तो आपको रणनीति बना के पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है, ज्यादा नहीं, कम लेकिन व्यवस्थित। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये तो बात हो गई। अभी किसकी बात करी है हमने बात करी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित की गई थी प्रारंभ में, वो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? 14 भाषाओं को। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? ये बात आप अच्छे से समझ चुके हो, इसका देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ध्यान रखना है इसका। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, समझना ध्यान से। भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, ध्यान रखना। जो भाषा की विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसका ध्यान रखना। तो देखिए, भाषा की प्रमुख विशेषताएं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि देखो भाषा का स्वरूप पढ़ रहे हो तो इसकी विशेषताएं भी आपको पता होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। अब भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहली बात, भाषा की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या होती है? भाषा विचार अभिव्यक्ति का दो व्यक्तियों के बीच
विचार अभिव्यक्ति का, विचार विमर्श का। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को अपनी बातें जो पहुंचाता है वो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो। ये सब किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो क्या होगी? जो भाषा की विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली विशेषता, भाषा की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, भाषा की जो विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। जाहिर सी बात है, भाषा परिवर्तनशील होती है, नहीं होती? पहले भाषा में जो संयुक्ताक्षर कहूं या संयुक्त व्यंजनों की संख्या थी, संयुक्त व्यंजन कितने थे? 3 थे। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के सबसे महान विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 बताई थी, लेकिन वर्तमान समय में 4 है। क्षेत्र ज्ञा 3 बताई थी, श्रवी है। तो ये बदलती रहती है। भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, हमेशा स्वरूप एक जैसा नहीं रहता, समय समय पर बदलाव होते रहते। जैसे काका कालेकर समिति ने बदलाव किया था, तो बदलाव होता रहता है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है। आप एक बात बताइए, क्या मनुष्य के जीवन में बदलाव नहीं होते? क्या मनुष्य के व्यवहार में बदलाव नहीं होते? बिल्कुल, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार बदलना आवश्यक भी है, लेकिन नहीं बदलोगे तो परिस्थितियां आपको बदल देंगी, और अगर परिस्थितियों के अनुसार भी नहीं बदलोगे तो आप वैसे ही खत्म हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलाव सही दिशा में होना चाहिए। विपरीत दिशा में बदलाव करोगे तो भी हानिकारक है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत दिशा में अगर आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप वैसे खत्म है। तो समय के अनुसार अपने व्यवहार में, अपने पढ़ाई लिखाई, हर चीज में बदलाव करना पड़ता है। तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। दूसरी विशेषता क्या है भाषा की? भाषा क्या है? भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? मनुष्य से। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। जाहिर सी बात है, भाषा का संबंध किससे? मनुष्य से होता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। अब देखिए, भाषा का संबंध पशुओं से होता है क्या? ये बात तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि भाषा है वो क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं आपसे कुछ कहूं, आप मुझसे कुछ कहो, हम जो कुछ भी कहेंगे वो किसके माध्यम से कहेंगे? भाषा के माध्यम से। अब भाषा प्रतीकात्मक भी होती है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक होती है। अब इसका कोई ना कोई प्रतीकात्मकता होती है, नहीं होती? बिल्कुल होती है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूं, आप मुझसे जो कुछ भी कह रहे हैं, समय के अनुसार जो भी बदलाव होता है वो सब किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से। तो भाषा का संबंध किससे होता है? मनुष्य से होता है। भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। इसकी जो चौथी विशेषता है वो क्या होती है? भाषा ध्वनि में होती है। भाषा कैसी होती है? भाषा ध्वनि युक्त होती है। अब जाहिर सी बात है, भाषा कैसी होगी? ध्वनि से युक्त होगी। भाषा का मतलब ही ध्वनि युक्त होगा, नहीं होगा? अब देखो, जैसे मैं कुछ भी कहूंगा आपसे, आप मुझसे जो कुछ भी कहोगे, तो जो मूल रूप होता है इसका वो ध्वन्यात्मक होता है। हालांकि हम अपने विचारों को किसके माध्यम से? इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से भी आदान प्रदान करते हैं। जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं,
जो लोग गूंगे या बहरे होते हैं वो अपनी बातों को कैसे करते हैं? इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। लेकिन इसका जो मूल रूप होता है, भाषा का जो मूल रूप होता है वो कैसा होता है? ध्वनि युक्त होता है, ध्वनि से युक्त होता है। मैं जो कुछ भी आपसे कहना चाह रहा हूं वो किसके माध्यम से कह रहा हूं? ध्वनि के। अब मान लो मैं आपको कोई भी बात समझा रहा हूं, अब वो समझाने का माध्यम मेरा ध्वनि ना होके सिर्फ इशारों में समझा रहा होता, संकेतों से समझा रहा होता, तो क्या आपको समझ आता? क्या आप हर संकेत का ज्ञान रखते हो? क्या नहीं रखते। इसलिए इसका जो रूप होता है भाषा का वो कैसा होता है? ध्वन्यात्मक होता है, ध्वनि से युक्त होता है, ध्वनि में होता है। इसकी जो अगली विशेषता होती है वो क्या होती है? भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हो, भाषा की क्षेत्रीय सीमा तो बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। क्या सीमा नहीं होती? इसकी क्षेत्रीय सीमा होती है। किसी क्षेत्र विशेष में अलग भाषा बोली जाती है, दूसरे क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो जो भाषा की सीमा होती है वो कैसी होती है? क्षेत्रीय होती है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। इसी भाषा का, किसी भाषा को क्षेत्र विशेष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब एक गांव में दूसरी भाषा बोल रही है, पड़ोस के में दूसरी बोल रही है, तो एक राज्य में दूसरी भाषा है, दूसरे राज्य में दूसरी भाषा बोली जा रही है, एक जिले में कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है और दूसरे जिले में अलग भाषा। तो आपको अच्छे से पता है, कोस कोस पर वाणी बदले, ये कहावत भी आपने बहुत सुनी होगी कि कोस कोस पर वाणी और पानी बदल जाता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब आपके क्षेत्र में ही देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है। जैसे आपका क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र, अब ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। अब आपका क्षेत्र चला गया बिहार के पास, और बिहार के पास जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां भोजपुरी बोली जाती है। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार भाषा में अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग क्षेत्र विशेष होते हैं। तो भाषा की क्या होती है? क्षेत्रीय सीमा होती है। अब इसकी जो छठी अगली विशेषता है, जो छठी विशेषता होती है वो क्या होती है? सांस्कृतिक एवं पतन के साथ समाज के सांस्कृतिक अब जाहिर सी बात है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा का, समाज के विकास एवं पतन, सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा का विकास और पतन भी जुड़ा रहता है, पतन भी जुड़ा रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस समाज का सांस्कृतिक विकास और पतन होता है उसका भाषा का भी क्या हो जाता है? अगर सांस्कृतिक विकास हो रहा है तो भाषा का भी विकास होगा, अगर सांस्कृतिक पतन हो रहा है तो भाषा का भी पतन निश्चित हो जाता है। तो ये सब किससे जुड़ा होता है? संस्कृति से। हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी भाषा का भी विकास होता है, हम हमारी संस्कृति को पतन कर देते हैं तो हमारी भाषा का भी पतन हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी शहरों में। कैसे? जैसे मान लो आपका कोई क्षेत्र है, दिल्ली है मान लो। अब दिल्ली में आप कोई भाषा विशेष कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। सभी क्षेत्रों के लोग वहां रहते हैं, सभी क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसका विकास वहां की संस्कृति पर निर्भर करता है। लेकिन हिंदी भाषी लोग वहां अधिक रहने के कारण वो हिंदी भाषी माना जाता है। तो किसी भी संस्कृति का विकास और पतन वह उसकी भाषा पर निर्भर करता है। जहां भी भाषा का विकास होगा
जहां भी उसका पतन होगा वह उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। तो हर किसी भाषा का विकास और पतन उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। जैसी उसकी संस्कृति होगी वैसी उसकी भाषा होगी। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जो इसके अगली विशेषता होती है वो कौन सी विशेषता होती है, इसका भी ध्यान रखना। भाषा सरलता एवं भाषा सरलता प्रौढ़ता एवं गतिशीलता। भाषा सरल, प्रौढ़ता, सरलता होगी, सरल नहीं, भाषा सरलता प्रौढ़ता एवं गतिशीलता के आधार पर, भाषा सरलता प्रौढ़ता एवं गतिशीलता के आधार पर प्रगतिशील होती रहती है। देखो, जो भाषा सरल होती है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो भाषा कठिन होती है हम उसका प्रयोग कम करते हैं। तो जो भाषा सरल होती है, सटीक होती है, गतिशील होती है, जिसको हम बड़े आराम से समझ लेते हैं, जो हमारे लिए सुविधाजनक होती है, जिसको हम बड़े आसानी से समझ लेते हैं, वो हम ग्रहण कर लेते हैं, जो नहीं समझ आती हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए जो हिंदी भाषा है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो क्या होती है? सबसे पहली विशेषता ये सरल होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है? ये प्रभावशाली होती है। इसके जो जिसको जैसा इसको बोला जाता है वैसा ही इसको ग्रहण किया जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि जैसे पुट, बट, कट, अब इनमें अलग अलग आ रहा है। अब यू ए के अर्थ में भी आ रहा है और ऊ के अर्थ में भी आ रहा है, जबकि हिंदी के लिए प्रत्येक जो वर्ण है वो उसके लिए अलग है। जैसा हिंदी को उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं होता कि बोल तो रहे हैं बट लिख रहे हैं BUT, तो इसमें बट बोल रहे हैं और लिख क्या रहे BUT, और पुट बोल रहे हैं PUT। तो ऊ यू के लिए भी है और ए के लिए भी आ रहा है। तो यहां ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। यही सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी की कि एक तो ये सरल होती है, दूसरे जैसा इसको बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी क्या है? विशेषता होती है। हिंदी भाषा को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसको जैसा, हिंदी भाषा को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको 8वां भेद मत करो, ये तो एक मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो, हिंदी भाषा को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा समय, तो समय का हमने समय लिख दिया, ठीक है ना। मैंने दीर्घ, दीर्घ का दीर्घ लिख दिया। अब यहां पर अंग्रेजी जो भाषा होती है उसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता। जैसे मैंने लिखा बट तो BUT, मैंने लिखा पुट PUT, अब मैंने यहां पर लिख दिया CUT। तो यहां कुट क्यों नहीं हुआ? इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? कट प्रयोग कर रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, लेकिन हिंदी की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। तो इसलिए भाषा की एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसको जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, जिसको बड़े आसानी से ग्रहण कर सके और बड़े आसानी से बोल सके। इसीलिए हिंदी सबसे ज्यादा वृद्धि प्राप्त कर रही है, हर बार वृद्धि के लिए
गिनी जा रही है, हर बार ये आगे बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? जनसंख्या हिंदी भाषियों की बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है? इसकी ऑथेंटिक होना, प्रमाणित होना। इसी वजह से अब इसके अलावा इसकी जो 8वीं विशेषता होती है वो क्या होती है, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम होती है। विचारों को व्यक्त करने का सरल माध्यम होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये भाषा की प्रमुख विशेषताएं होती है। वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली जो विशेषता बताई हमने, क्या बताई? भाषा परिवर्तनशील होती है। समय के अनुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है, समय के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी विशेषता है, भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। बहुत अच्छी बात है। क्या भाषा का संबंध पशु से होता है क्या? भाषा का संबंध किससे होता है? मनुष्य से। मनुष्य से क्यों होता है? क्योंकि जो मनुष्य है वो सिर्फ जो अंतर प्राप्त करता है वो पशु से अलग होता है। उसका मुख्य कारण होता है उसकी भाषा। मैंने पहले भी बताया था पिछली कक्षा में, क्योंकि मनुष्य में और पशु में जो मुख्य अंतर होता है वह भाषा का होता है। मनुष्य के पास भाषा है, पशु के पास भाषा नहीं होती। मनुष्य शुद्ध भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरी बात जो इसमें है वो सामाजिकता। मनुष्य सामाजिक होता है। तीसरी इसकी क्या विशेषता है? भाषा प्रतीकात्मक होती है। इसका कोई ना कोई प्रतीक होता है, उन प्रतीकों के माध्यम से, उन चिन्हों के माध्यम से हम इसको ग्रहण करते हैं और आपस में प्रयोग करते हैं। तो भाषा में क्या होती है? प्रतीकात्मकता होती है। इनका कोई ना कोई निश्चित चिन्ह होता है जिससे हम इसको बोल सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। अगली क्या है? भाषा ध्वनि युक्त होती है। बिल्कुल। अब भाषा ध्वनि युक्त कैसे होती है? मैं आपसे जो कुछ भी कहूं, आप मुझसे जो कुछ भी कहो, या हम जो भी निर्जीव प्राणी की भी बात करें तो उसकी भी कोई ना कोई ध्वनि होती है जिससे हम उसकी भाषा को समझ जाते हैं। कैसे? जैसे शेर दहाड़ता है तो दहाड़ना ध्वनि किसकी होती है? शेर की। हाथी चिंगारता है, घोड़ा हिनहिनाता है, और हम उसको किससे पहचान रहे हैं? उसकी ध्वनि से। तो भाषा ध्वनि युक्त भी होती है। विशेष ध्यान रखना, ध्वनि के आधार पर भी भाषा का रूप ग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद में भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। हर क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो इनकी भी एक निश्चित सीमा होती है क्षेत्र के अनुसार। भाषा जो होती है वो क्षेत्रीय आधार पर होती है। प्रत्येक भाषा का कोई निश्चित क्षेत्र होता है, जहां जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र की भाषा कहलाती है। तो भाषा का क्या होती है? क्षेत्रीय सीमा होती है। आगे समझिए, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा का विकास और पतन भी जुड़ा रहता है। तो ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते? इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं सबसे पहले ही दे चुका हूं आपको। प्रारंभ जब हमने किया था वो हिंदी शब्द से किया था। अब आपको अच्छे से पता है, जो ईरान क्षेत्र है, पहले पारसिया था, वहां पारसी लोग रहते थे। वो कौन सी भाषा बोलते थे? आपको अच्छे से पता है, पारसी भाषा बोलते थे। पारसी भाषा का वहां प्रयोग किया जाता था, इसलिए ईरान का क्या नाम था? पारसिया। लेकिन वर्तमान समय में वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको अच्छे से पता है, ईरान हो गया उसका नाम, पारसिया से ईरान नाम रख दिया, तो ईरान में उर्दू भाषा बोली जाती है। तो बदलाव हुआ नहीं हुआ? अब बदली नहीं बदली? तो यहां पर जो बदलाव होता है, अब उर्दू कहते हैं, अब उर्दू से ही मिली जुली या उसी का एक रूप होता है वो अरबी और फारसी भाषा होता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो यहां पर जो क्षेत्र होता है उसकी जो संस्कृति होती है, उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है उसकी भाषा। तो सांस्कृतिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है भाषा की उन्नति होगी। यदि संस्कृति का
पतन हो जाएगा तो भाषा का भी पतन होता है। तो कहीं भी, जैसे पहले हमारे यहाँ पर अधिकांशतः अंग्रेज रहते थे तो अंग्रेजी का प्रसार ज्यादा था, अंग्रेजों के चले जाने के बाद में हिंदी का प्रसार ज्यादा हो गया क्योंकि हिंदू लोग हैं और हिंदी का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए हिंदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अब दूसरा कारण क्या है, हिंदी सरल भी होती है और ऑथेंटिक होती है, जैसा बोला वैसा कह दिया जाता है, वैसा ही प्रयोग किया जाता है। भाषा सरलता, प्रौढ़ता एवं गतिशीलता के आधार पर प्रगतिशील रहती है, होती रहती है। तो भाषा सरलता, प्रौढ़ता एवं गतिशीलता के आधार पर प्रगतिशील होती रहती है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो ये सरल भी है और ये प्रौढ़ भी है। मतलब प्रौढ़ कैसे हो गई, प्रौढ़ का मतलब होता है जो प्राचीन समय से प्रयोग की जा रही हो, समय से, प्राचीन समय से हिंदी को बहुत महत्व दिया जा रहा है क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी जननी है और उससे ही हिंदी बनी है और उससे मिलता जुलता रूप है इसका, इसलिए प्रौढ़ता भी है। दूसरी बात, ये गतिशीलता के आधार पर भी निर्भर करती है क्योंकि इसमें गतिशीलता भी होती है, समय के अनुसार इसका रूप आगे बढ़ता जाता है, ये गतिशील होती रहती है, इसका क्षेत्र का विस्तार भी होता रहता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम होती है। हम अपने विचारों को आपस में क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। मैं आपसे कुछ कहूं, आप मुझसे कुछ कहो, ये सब हम किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से। मैं आपसे जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो किसके माध्यम से कहूंगा, भाषा के। आप मुझसे जो कुछ भी कहोगे वो किसके माध्यम से कहोगे, भाषा के। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों में क्या करते रहते हैं, अपने तालमेल बिठाते रहते हैं। मैं आपकी भाषा को समझ के, आप मेरी भाषा को समझ के हम में और ज्यादा नजदीकियां आएंगी। लेकिन मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूं वो आपके समझ में ही नहीं आ रहा, आप मुझसे कुछ कह रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा, तो फिर हमारे बीच में जो विचार में जो संप्रेषण होगा, इसमें जो जुड़ने का माध्यम होगा, जब वही कमजोर होगा तो हम कैसे जुड़ेंगे। आप कहीं बाहर गए विदेश और आपको कोई भाषा समझ ही नहीं आ रही है किसी व्यक्ति की, तो क्या आप उससे मित्रता कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मित्रता कब होगी, जब आप उसके विचारों को समझो, आप उसके भावों को समझो, वो आपके विचार और भावों को समझो, आप उसकी भाषा को समझो, वो आपकी भाषा को समझे। जब आपस में आप एक दूसरे की भाषा समझ जाओ, या फिर वो व्यक्ति जो भाषा जानता है वो भाषा आप भी जानते हो, तो आपके बीच मित्रता बढ़ेगी, आपके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी, आपके विचार विमर्श होने के कारण एक दूसरे को समझोगे। लेकिन जब आप उसकी भाषा को नहीं जानते, वो आपकी भाषा को नहीं जानता, तो आप कैसे मित्रता बढ़ाओगे, नहीं बढ़ सकती। तो जो भाषा होती है यह एक दूसरे के बीच संबंधों का बढ़ावा भी करती है, एक दूसरे के बीच व्यवहार को अग्रसर करती है, व्यवहार को बढ़ाती है, जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो क्या हो गई, भाषा की विशेषताएं। अभी हमने जो चर्चा करी वो किसकी करी है, भाषा की विशेषताओं की, कि भाषा की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका भी ध्यान रखना, इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ध्यान रखना इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और आपको इसका पता होना चाहिए। अब देखो आगे हम बात करेंगे भाषा की प्रकृति की। बहुत अच्छा है, भाषा की प्रकृति, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखना। भाषा की प्रकृति, प्रत्येक मनुष्य हो, पशु हो या कोई भी प्राणी हो, उसकी अपनी कोई ना कोई प्रकृति होती है, अपना कोई ना कोई व्यवहार होता है, अपना कोई ना कोई विचार होता है, अपना कोई ना कोई भाव होता है। इसी प्रकार भाषा की भी प्रकृति होती है। और भाषा की प्रकृति कैसे होती है, नदी के जल के समान होती है। भाषा की जो प्रकृति है वो किसके अनुसार होती है, नदी के जल के अनुसार होती है। जैसे नदी का जल देखा होगा आपने, नदी का जल होता है वो कैसे होता रहता है, ऊपर नीचे।
तो वही भाषा की भी विशेषता है। भाषा में भी क्या होती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे नदी का जल प्रवाहित होता है वैसे ही भाषा प्रवाहित होती है। जैसे जैसे इसके भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका उद्धार होता है, वैसे वैसे इसका रूप बदलता है। तो जैसे कोई नदी बहती है तो ऊंचाई आने पर ऊपर हो जाती है, नीचा होने पर नीचे हो जाती है। तो इसका जो बहाव होता है वो कैसा होता है, नदी के जल की तरह होता है। जैसे नदी का जल बहता है वैसे ही भाषा भी बहती है, भाषा भी प्रयोग की जाती है, भाषा भी चलती है। तो भाषा की जो प्रकृति होती है वो नदी के जल के अनुसार होती है। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, एक तो होती है कृति, एक होती है प्रकृति। दोनों में बहुत अंतर है, विशेष ध्यान रखना। एक तो कृति है, एक प्रकृति है। क्या अंतर होता है कृति और प्रकृति में? बहुत अंतर है। देखो, कृति का मतलब तो होता है रचना और प्रकृति का मतलब होता है प्रमाण पहले, रचना से पहले। मैंने पहले कहा था आपको, मैं जो कुछ भी समझाऊंगा आपको कारण सहित, हर चीज का आपको पता होना चाहिए अंतर क्या है। एक तो मैंने लिखा कृति, एक लिख दिया प्रकृति। तीन शब्द हैं। हम देखो आपके सिलेबस में भी है, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको बड़ा समझ के पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कृत, कृत्य और कृति। अब देखो इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझना है। कैसे? कृत माने आप अच्छे से जानते हो, जैसे तुलसी कृत, कृत माने क्या होता है, रचना। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित, कृत माने रचित होता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचित, रचना। तुलसी के कृत माने रचना। अब देखो, सॉरी, कृत माने होता है रचित, तुलसी कृत माने तुलसी के द्वारा रचित, कृत माने क्या होता है, रचित। कहते नहीं क्या, तुलसी कृत, बिहारी कृत, रहीम के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित। तो तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, तो कृत माने होता है रचित। अब देखो आगे दूसरा है, एक तो है कृति और एक कृति। अब एक में कैसी आ रही है, लघुई, एक में ही कैसी है, दीर्घ। अब देखो लघुई मतलब छोटी क्या होती है, रचना। छोटी क्या होती है, रचना। और बड़ी क्या होती है, रचनाकार। आया समझ में? नहीं आया? कैसे समझोगे? कृत माने होता है रचित। अब छोटी तो होती है रचना और बड़ी कौन होती है, रचनाकार। रचना करने वाली जो महिला होगी वो बड़ी होगी और उसकी रचना कैसी होगी, छोटी होगी। तो छोटी तो रचना होती है, बड़ी रचनाकार होती है। ऐसे याद करेंगे हम, बहुत सारी चीज ऐसी आएंगी अभी। पहले इसको देखो, ध्यान से समझो। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा कृति और प्रकृति। कृति माने होता है रचना, अर्थात हमने कोई चीज में बदलाव किया और फिर उसको प्रयोग कर दिया, वो तो हो गई रचना। लेकिन रचना से पहले प्रमाण होता है पहले, मतलब बिना किसी बदलाव के, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही ग्रहण कर लिया, बिना किसी बदलाव के, उसे प्रकृति कहते हैं। कहते नहीं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो इसका प्राकृतिक रूप है, मतलब बिना किसी बदलाव के जैसा है वैसा ही प्रयोग कर दिया, वो प्राकृतिक रूप है। और बदलाव करने के बाद में प्रयोग किया, वो उसकी रचना या संरचना या बनावट हो जाती है। तो रचना, संरचना या बनावट वह है जो प्रकृति ने दिया था उसका बदल के, उसमें परिवर्तन करके प्रयोग किया है। और प्राकृतिक रूप का मतलब होता है जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही ग्रहण कर लिया, और इसी कृति से बन जाता है कृत्रिम रूप। कैसा रूप? कृत्रिम रूप। प्रकृति से बन जाता है प्राकृतिक रूप, मतलब जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही ग्रहण किया, प्राकृतिक रूप है। थोड़ा सा बदलाव करके फिर प्रयोग किया, वो कृत्रिम रूप होता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना, ये बात आपको पता होना भी बहुत जरूरी है। तो भाषा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्या अर्थ होता है इसका, तो देखो विशेष ध्यान से समझना, इसमें जो महत्वपूर्ण है। भाषा देश काल, भाषा देश काल स्थान
और भाषा देश, काल, स्थान और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भाषा देश, काल, स्थान और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप की जगह ज्यादा शुद्ध रहेगा स्वरूप। भाषा देश, काल, स्थान और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप परिवर्तित करती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की प्रकृति समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। भाषा की प्रकृति समय और परिस्थिति पर निर्भर होती है। तो ये भाषा की जो प्रकृति होती है वो समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो जो भाषा का रूप होता है वह कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। भाषा में समय समय के अनुसार बदलाव होता है। इसलिए जो भाषा है वह किसके अनुसार चलती है? नदी के जल के समान चलती है, जो समय समय पर क्या होता है? उतार चढ़ाव होता रहता है। ऊंचाई पर चढ़ जाता है, नीचाई पर गिर जाता है। वैसे भाषा होती है, जब उन्नति की ओर होती है तो उठ जाती है, जब पतन की ओर होती है तो गिर जाती है। तो ये बात हो गई भाषा की प्रकृति की। यहां तक सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।